वेलकम टू न्यूज़ वाइज। मैं हूं आरिफा नूर। नाज़रीन, प्रोग्राम में आज हम सबसे पहले बात करेंगे एक बहुत अहम मौजू पे। सियासत से ज़रा हटके है, मगर शायद जो आम लोग हैं पाकिस्तान के, उनकी ज़िंदगी पे इसका बहुत असर पड़ा है, और वो है हमारे एयरपोर्ट्स पर जो इमिग्रेशन के हवाले से इस वक्त सिचुएशन है। कहानी ज़रा पहले शुरू होती है, और वो पिछले चंद सालों में शुरू में हमने बहुत सी ऐसी शिकायत भी सुनी कि बार बार जो और ममालिक हैं वो शिकायत कर रहे हैं कि पाकिस्तानी बहुत ज़्यादा जो हैं जिसको कहते हैं इलीगल इमिग्रेशन के ज़रिए वहाँ पहुँच रहे हैं। फिर ये भी हमें बताया गया कि जो गल्फ़ के ममालिक हैं, यानी कि यूएई या सऊदी अरेबिया, वहाँ से इस किस्म की शिकायत आ रही हैं कि लोग वहाँ आते हैं और फिर वहाँ वो भीख मांगना शुरू कर देते हैं। इसकी वजह से जो वीज़ों की सिचुएशन है उस पर भी एक बुरा असर पड़ा। ये जब हुकूमत आई शहबाज शरीफ साहब की, तो ये बताया गया कि इस इशू के ऊपर बहुत तेज़ी से और सख्ती से काम हो रहा है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी साहब ख़ुद ज़ाती तौर पे इस मामले को देख रहे थे, बल्कि हमने ये भी देखा कि वो ख़ुद एयरपोर्ट्स पे पहुँचे। वहाँ उन्होंने जो मुसाफिर थे उनसे बात की, उनकी फ़िल्में भी बनी, उनको भी ब्रॉडकास्ट किया गया। और सारा मकसद जो था वो ये दिखाना था कि इतनी सख्ती बढ़ा दी गई है कि अब जो गलत किस्म के लोग हैं या गलत किस्म की नीयत से सफ़र करना चाह रहे हैं, उनको हुकूमत ही रोक रही है। वज़ारत दाखिला ने ख़ुद बताया कि 2025 में कम अज़ कम 50,000 के करीब जो मुसाफिर हैं उनको हवाई अड्डों पर ही रोक लिया गया, और क्योंकि उनके या दस्तावेज़ात जो थे वो पूरे नहीं थे, या वो जेन्युइन ट्रैवलर्स नहीं थे। इसी तरह 2024 में इस्लामाबाद एयरपोर्ट पे तकरीबन 6,500 लोगों को जो है वो रोका गया। 2025 में ये तादाद जो थी 7,000 तक पहुंच चुकी थी। मगर इस तस्वीर का एक दूसरा रुख भी है। उस पर पिछले दिनों में डॉन अखबार ने बहुत तफसील से एक स्टोरी की, और वो रुख ये है कि ये जो इतनी ज़्यादा जिसको हम कह सकते हैं कि सख्ती हो रही है एयरपोर्ट्स पे और इमिग्रेशन से, उससे कितने मुसाफिरों को जो है वो दिक्कत पेश आ रही है। ज़ाती तौर पे भी हम सब आपस में ये बात कर रहे थे, या एक दूसरे से सुना हुआ था कि जो भी सफ़र के लिए जाता है, स्पेशली जो मुल्क से बाहर की फ़्लाइट्स हैं, तो इमिग्रेशन की लंबी लंबी कतारें हर एयरपोर्ट पे मौजूद हैं। कई लोग इस तरह की भी कहानियाँ सुनाते हैं कि किस तरह उनकी फ़्लाइट मिस होते होते बच गई, या बहुत मुश्किल से वो उस पे पहुँचे। कई दफ़े तो इस तरह के भी मनाजिर देखे गए कि जो क्यूज़ थे वो एयरपोर्ट की बिल्डिंग के बाहर तक है। ये चाहे लाहौर की बात करें, कराची की बात करें, इस्लामाबाद की बात करें, जो 3 बड़े एयरपोर्ट्स हैं। ये इसी सख्ती का नतीजा भी है। हुकूमत ने अपनी तरफ से सख्ती तो कर ली, बकौल उनके उन्होंने गलत किस्म के मुसाफिरों को रोक भी लिया, मगर लोगों की दिक्कत में बहुत इजाफा हुआ है। हुकूमत से बात करें, FIA से बात करें, तो वो आगे से बताते हैं कि किस तरह उन्होंने इस सिस्टम को बहुत अच्छा कर लिया है। जैसे कि डॉन की स्टोरी में ही बताया गया कि जो FIA इस्लामाबाद के डायरेक्टर है शहजाद नदीम बुखारी साहब, उन्होंने ये दावा किया कि इमिग्रेशन क्लियरेंस में सिर्फ 1 मिनट 25 सेकंड लगते हैं, और वहाँ 14 काउंटर्स के करीब जो है वो काम कर रहे होते हैं। ज़ाती तौर पे अगर आप लोगों से पूछें जो सफ़र कर रहे हैं, तो शायद उनका तजुर्बा 1 मिनट 25 सेकंड का ना हो, वो फ़र्क हो। तलाल चौधरी साहब ने भी यही बताया कि किस तरह जो है बहुत सख्ती से काम हो रहा है, मगर जो लोगों को वहाँ मसले हो रहे हैं, मसाइल पेश आ रहे हैं, उनके ऊपर जो डॉन अखबार ने स्टोरी की, उसमें बहुत से लोगों के कमेंट्स आए। उस पर हम भी आज बात करेंगे। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं ज़ुल्करनैन ताहिर साहब, सहाफ़ी हैं, हमारे कॉलीग हैं, डॉन अखबार लाहौर से हमें ज्वाइन कर रहे हैं। और हमारे साथ मौजूद हैं रियाजुल हक साहब, ये भी सहाफ़ी हैं और इस तरह की रिपोर्ट्स पर इन्होंने भी काम किया है। वेलकम टू द शो जेंटलमैन। ज़ुल्करनैन ताहिर साहब, आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे, क्योंकि ये जो स्टोरी थी डॉन अखबार में, आपने भी इसमें कंट्रीब्यूट किया था। बताइएगा कुछ कि लोगों की इस हवाले से क्या शिकायत रहीं, और जब आपने हुकूमत से बात की तो जो उनकी तरफ से दावे आए, क्या लोगों के जो किस्से थे या तजुर्बात थे उन पे कोई आपको लगा कि उसका फ़र्क पड़ा? देखिए, नो डाउट इसमें जो मेनली तो FIA ने जो सख्ती की हुई है, इसका सारा ब्रंट जो है वो कॉमन मैन ही फेस कर रहा है।
देखिए FIA कहता है कि हम ह्यूमन स्मगलिंग को रोकना है, हमने जो यहाँ से बैगर जा रहे हैं, फकीर जा रहे हैं, उनको रोकना है। लेकिन मेन चीज ये आ जाती है कि अमूमन ह्यूमन स्मगलिंग जो है वो लैंड रूट से बगैर डॉक्यूमेंट्स के होती है, और जो यूजुअली बाय एयर जा रहे हैं उनके पास वैलिड वीजा होता है। तो प्रॉब्लम ये है कि ये इन्होंने कुछ डेस्टिनेशन जो है वो जो है उसको आइडेंटिफाई किया हुआ है कि यहाँ से फॉर एग्जांपल अजरबैजान है, इनका ख्याल है कि वहाँ अगर जो जो लोग जा रहे हैं वो वहां से आगे तुर्की और फिर यूरोप की ट्राई करते हैं। सिमिलरली जो इसी तरह जा रहे हैं उधर मलेशिया, तो मलेशिया से फिर आगे ऑस्ट्रेलिया की तरफ निकलने की कोशिश करते हैं। तो ये या मलेशिया का वीजा तो मिल जाएगा इनको, लेकिन आगे इन्होंने कहाँ जाना है। सिमिलरली जॉर्जिया है, वहाँ की फ्लाइट है, तिब्लिसी की फ्लाइट लेते हैं यहाँ से स्टूडेंट्स, और वहां से आगे यूरोप के लिए ट्राई करते हैं। वो सबसे बड़ा इशू बन जाता है कि उनके पास जेन्युइन डॉक्यूमेंट्स भी हैं ट्रैवल, और FIA उनको रोकती है इस सस्पिशन के कि आपने आगे जाके स्लिप होना है। तो ये एक बड़ा मसला काज करती है। पहले तो जो पासपोर्ट कंट्रोल काउंटर्स हैं उस पे लंबी लंबी जो कतारें लगती हैं, उनमें यही ये उसको सेग्रीगेट कर रहे होते हैं कि अच्छा ये पैसेंजर इधर जा रहा है, आप इधर आ जाइए, और फिर आगे उनको फर्दर उनकी क्वेश्चनिंग होती है, और सो मच सो, और ये सारी चीजें फर्दर कॉम्प्लिकेट करती हैं। ना सिर्फ एक तो FIA के पॉइंट ऑफ व्यू से कि ये सस्पेक्टेड पैसेंजर्स हैं, और बाकी जो अदरवाइज जा रहा है जिसके पास बाकी लोग भी वैलिड डॉक्यूमेंट्स पे ट्रैवल कर रहे हैं और ऐसा कुछ नहीं है, या फैमिली समेत हैं, तो उनके लिए वो फिर ये प्रॉब्लम आती है कि लंबी क्यू है और उसको थ्रू करना, और डिफरेंट चेक्स हैं। तो ये सारी चीजें एक पूरा एक मैसी सिचुएशन बन जाती है एयरपोर्ट के अंदर। तो 4 से 5 घंटे पहले आप वहां पे जाएं, और आपकी फ्लाइट का टाइम जैसे ही सर बोर्डिंग 4 से स्टार्ट हो। 5 घंटे तो काउंटर्स ही नहीं खुलते जहां आपने चेक इन करना होता है। जी 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 जी, समटाइम्स वो चेकिंग जो है वो स्टार्ट ही नहीं होता। तो इसके हवाले से हाँ जो अच्छा है, जी 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 जी, मैंने कहा बेसिकली FIA को इसमें और ज्यादा देखना पड़ेगा कि आप हर एक को इसी ऐनक के साथ नहीं देख सकते। आपको अगर आपको लग रहा है आप काउंटर बढ़ाएं, और उसके अलावा जिनके पास जेन्युइन डॉक्यूमेंट है उनको आप जाने दें। ये मत कहेंगे ये 25 साल इसकी उम्र है, इसकी ठीक 22 है साल उम्र है, जुल्करनैन, इतना जस्ट जा कम रहा है, बैक और टू इससे यू, तो उनके और साथ स्लिप नहीं हम होगी। आपसे अब तो उस पूछेंगे सिलसिले में जो आप फिर जाती कहानियां हैं, कुछ आपने लोगों से बात की होगी, उनकी कोई जाती कहानियां, कितनी उनको दिक्कत पेश आई, वो भी प्लीज आप हमें बताइएगा। बट लेट्स फर्स्ट इंक्लूड रियाजुल हक साहब इन द कॉन्वर्सेशन। रियाजुल हक साहब, आप ये बताइए कि ये हुकूमत के ऊपर क्या बैरूनी ममालिक का कोई दबाव है, कुछ शिकायत ऐसी आई हैं कि इतनी ज़्यादा सख्ती हो रही है, मतलब कि व्हाट आर द गवर्नमेंट्स मोटिवेशंस हेयर, क्योंकि ये भी वाजे नहीं हुआ कि एकदम इतनी सख्ती क्यों शुरू की हुकूमत ने। शिकायत आई थी, कोई वार्निंग्स हमें मिली, व्हाट इज़ द इशू हेयर? गवर्नमेंट क्यों इस तरह इस सारे मामले को देख रही है इतनी सख्ती से? जी, बहुत शुक्रिया अरफ़ा, बिल्कुल ऐसे ही है। इसमें 2 इस स्टोरी के 2 रुख हैं। एक तो रुख ये है कि जिसकी तरफ आप इशारा कर रही हैं, ज़ाहिर है हम इस्लामाबाद में बैठे हुए हैं, और आई एम प्रिवी टू बहुत सी ऐसी मीटिंग्स जहाँ पे ये मतलब जो एक किस्म की ऑफ द रिकॉर्ड हमें इन्फॉर्मेशन जो है फिर इनडायरेक्टली हमें पता चली। इस तरह की इंटरनल जो मीटिंग थी जिनको हाई ऑफिशियल्स ने चेयर किया था। सऊदी अरब से लेकर जो मलेशिया, सऊदी अरब, कतर, यूएई, अज़रबैजान, इवन म्यांमार तक जो है वो वहाँ से कंप्लेंट्स आई हैं कि ऐसे लोग हैं वहाँ पे जो है वो पैकिंग में इन्वॉल्व हो जाते हैं। यानी सिर्फ़ आप अंदाज़ा लगाएँ कि सिर्फ़ 2025 में ये जो अभी 2 महीने पहले जो है वो साल गुज़रा है, 2025 में 24,000 पाकिस्तानियों को बेगिंग पे जो है वो सऊदी अरब से जो है वो डिपोर्ट किया गया है। तो मतलब ज़ाहिर है एक बहुत बड़ा चैलेंज अब भी दरपेश है, और ये सारी चीज़ें हैं। अज़रबैजान से कुछ 4-6 हज़ार के करीब लोगों को जो है वो जो है वो डिपोर्ट किया गया, और इसके अलावा 2022 में जापान एक टीम पूरी चली गई, पूरी टीम, जिसमें एक जो था वो जो है उसकी एक टाँग थी वो बिल्कुल नाकारा थी, और बाकायदा तौर पे वो भी चले गए, और ये भी एक किस दफ़ा चीज़ की जो है वो टीम चली गई DDFIA ने रियाज हाल ही में। साहब? जी, जी, हेलो, मेरी आवाज़ आ रही है? किस चीज़ की टीम चली? जी रियाज साहब, आपकी आवाज़ बिल्कुल आ रही है। आपने कहा एक पूरी टीम चली गई, तो मैं ये जी, समझना जी। चाह रही थी किस चीज़ की टीम चली गई, कौन लोग जापान चले में गए?
हाँ जी, जी, जापान में फुटबॉल की पूरी टीम चली गई और तकरीबन 15-16 लोग ऑफिशियल समेत थे। वो चले गए और पता चला उसमें एक जो फर्द था उसकी टाँग ही नहीं थी। बेसिकली सारा फेक जो है वो सारा टीम और सारा कुछ अच्छा। बनाया गया था। तो मेरे इस तरह के इंस्टेंसेस तो बहुत ज़्यादा ज़ाहिर है रहे हैं। लेकिन उसका नुकसान ये हुआ कि इन्होंने इतना स्क्वीज़ कर दिया है मतलब आप इस्लामाबाद रिपोर्ट में निस्बतन शायद कंप्लेंट्स उस तरह नहीं है जिस तरह लाहौर और कराची की हैं, क्योंकि जो एजेंट्स थे मतलब मैं बहुत से लोगों से मेरी जब बात हुई तो उनका कहना था कि यार हम इस्लामाबाद में चूँकि स्क्रूटनी ज़्यादा है, ज़ाहिर है कैपिटल है, तो हम कोशिश करते हैं कि लाहौर और सबसे प्रायोरिटी जो आजकल हो चुकी है, वो कराची हो चुकी है कि कराची से निकाला जाए। अब क्या वजह है, वहाँ पे पैसे द ज़्यादा काम हो जाता है या कोई और वजह है, लेकिन वो ज़ाहिर है वो वजह नहीं बताते। लेकिन ये है कि कराची पहली डेस्टिनेशन रही है, नहीं, वहाँ रियाज बहुत साहब, ज़्यादा करीब आपकी दोबारा बात मैं काट रही हूँ। आप ये जी। कह रहे हैं कि इस्लामाबाद में फिर भी चेक ज़्यादा है कराची से, मगर इतनी सख्ती के बावजूद अब भी ऐसे मुसाफिर जो हैं वो सफ़र कर जाते हैं जिनका मकसद वापस आना नहीं है। आप ये कह रहे हैं कि कराची हैज़ द हाईएस्ट नंबर ऑफ सच पैसेंजर्स? बिल्कुल ऐसे ही है और आपने जिन साहब का कोट किया एग्ज़ैक्टली इन्हीं से एक मीटिंग में जो है वो मेरी जो है स्टैंडिंग कमेटी की एक मीटिंग थी, जब उसके बाद ये बाहर आए तो मैंने उनसे यही कहा कि आप ये बताइए कि जिस तरह की कंप्लेंट्स आ रही हैं, तो क्या कहेंगे? उन्होंने कहा जी इस्लामाबाद में इतनी ज़्यादा नहीं है, फिर और कुछ लोगों से भी मेरी बात हुई, तो इन जनरल ज़ाहिर है जिस तरह मैं आपको कह रहा हूँ कि एजेंट्स भी ये कहते हैं कि इस्लामाबाद कंपैरेटिवली कम है, कराची आइडियल है। उसकी वजह ये है कि वहाँ पे फैसिलिटेशन हो जाती है या शायद पैसे का लेन-देन होता है। कुछ इस तरह की बातें जो हैं वो ज़ाहिर ऑफिशियल्स को भी इसका बात का पता है और मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर ने इस पे बाकायदा एक्शन लेने की कोशिश की है। अब मसला क्या आ रहा है, सबसे बड़ा मसला ये आ रहा है, माना कि आपको कंप्लेंट्स आई हैं, माना कि आपको यूएई ने, कतर ने, सऊदी अरब ने जी। कहा है कि जी बेगिंग के लिए लोग आते हैं, ओवरस्टेइंग करते हैं, मिसयूज़ कर रहे हैं यहाँ पे क्रेडिट कार्ड्स और उस पे जो है वो मिनी लोन ले लेते हैं, इंस्टेंट लोन ले लेते हैं, फिर पाकिस्तान आके वापस कभी जाने का सोचते नहीं है, लेकिन वहाँ पे हज़ारों रियाल और दिरहम का नुकसान पहुँचा देते हैं, फाइन। लेकिन इसका ये हरगिज़ मतलब नहीं है कि यहाँ पे लोग बच्चों के साथ यहाँ पे ज़लील हो रहे हैं। जुल्करनैन ने तो बड़ी जो है वो इससे काम लिया कि 4-5 घंटे पहले, यहाँ पे लोग 8-8 घंटे पहले भी एंटर हो रहे हैं और एंटर होके जाके क एटलीस्ट जो इनिशियल क्लीयरेंस है, वो कर लेते हैं। जब वो बोर्डिंग पास का टाइम आता है, तो वहाँ पे एटलीस्ट वो ये कहते हैं कि हम उस वक़्त बेशक वहाँ पे 4 घंटे भी रहते हों, लेकिन इनिशियल जो चेक्स होते हैं या एएसएफ चेक कर रहा है, कम से कम वो हम उससे निकल जाएँ। ले इसमें भी कोई शक नहीं है कि बहुत से लोगों से बिल्कुल ठीक। सऊदी अरब की डिटेल्स सामने आती हैं कि जी सऊदी अरब उम्रे पे जा रहे हैं। लेकिन जब वो उनके बैग की मशकूक लोग होते हैं, जब उनके बैग की तलाशी ली जाती है, पता चलता है यूरोप का वीज़ा भी शामिल है। और अक्सर लोगों ने अब ये रूट जो है वो देखना शुरू किया हुआ है कि उम्रे पे भेजा जाता है उनको, वहाँ से ओवरस्टे भी करते हैं, फिर वहाँ से दूर-दराज इलाकों से एजेंट्स के थ्रू उनको लैंड रूट से जो है वो मुख्तलिफ ममालिक में कुछ लोगों को यमन की साइड से, कुछ लोगों को दूसरी साइड से निकाला जाता है। तो इस पे भी ज़ाहिर है सख्ती तो की जा रही है, लेकिन इसका बिल्कुल ये ठीक। हरगिज़ मतलब नहीं है कि जो लीगल हाँ, रोड्स रियाज हैं साहब, टू चारों टेक अ शॉर्ट ब्रेक हियर। जी जी। नाजरीन, यहाँ पे लेते हैं हम एक छोटी सी ब्रेक, उसके बाद हम अपने मेहमानों से गुफ्तगू जारी रखेंगे। वेलकम बैक नाजरीन, हम गुफ्तगू कर रहे हैं जुल्करनैन ताहिर साहब से और रियाजुल हक साहब से, और हम उनसे बात कर रहे हैं जो इमिग्रेशन के मसाइल की वजह से लोगों को दिक्कत हो रही है। जी जुल्करनैन ताहिर साहब, क्योंकि आपने इस पे पूरी तफसील से स्टोरी की, तो ये बताएं कि लोगों को ऑब्वियसली एक तो हम बात कर चुके हैं, आपने भी बात की, रियाज साहब ने भी बात की कि बहुत लंबा लंबा इंतज़ार करना पड़ रहा है, लंबी लंबी कतारें हैं एयरपोर्ट्स पे। इसके अलावा मुसाफिरों को किस किस्म की दिक्कत हो रही है? देखिए, एक जो बड़ा मसला ये है कि एफआईए जो सस्पिशन के नाम पे, शक के नाम के ऊपर जिन लोगों को रोकती है और उसके पास सॉलिड ग्राउंड नहीं होती एफआईए के पास। इससे हुआ ये है कि जिन लोगों को रोका जाता है, उनमें से कुछ लोग ज़्यादा अगर पैसे दे दें, तो वो ज़ाहिर है उनके पास वीज़ा तो जेन्युइन होता है, तो वो उनको अलाउ कर देते हैं। मैं 2 एग्ज़ाम्पल देता हूँ। एक एक यंग मैन अराउंड 25 एज है उसकी, वो कराची से जा रहा था दुबई। तो उसको वहां से ऑफलोड कर दिया। उसको कहा एक तो तुम लाहौर रहते हो और तुम कराची से क्यों जा रहे हो, और दूसरा ये है कि तुम्हारा एक और वो अपना जो मेन पासपोर्ट था, एक जो पुराना पासपोर्ट था वो अटैच नहीं था। हालांकि कहीं कानून में नहीं होता कि पुराना पासपोर्ट भी साथ में अटैच हो। तो उन्होंने कहा वो तुम्हारा अटैच नहीं है, और दूसरा यही है कि तुम लाहौर से क्यों नहीं जा रहे। तो इवेंचुअली उसे ऑफलोड कर दिया। वो फिर साहब लाहौर आते हैं और लाहौर आके यहाँ से फिर पुराना पासपोर्ट भी अटैच करते हैं और आगे यहाँ पे किसी से कहते हैं और फिर उनको जाने दिया जाता है। सिमिलरली 2 स्टूडेंट थे जॉर्जिया के,
वो जाते हैं सियालकोट एयरपोर्ट से। पाकिस्तानी स्टूडेंट्स जो उनको जॉर्जिया में पढ़ रहे थे। जी, हाँ जी। वो फर्स्ट टाइम जा रहे थे, वीज़ा उधर लिया, तो अब यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया, तो एनीवे तो वो वहाँ पे उनको रोक दिया गया कि नहीं भई आपने वहाँ तो जाके स्लिप करना है, वे यूनिवर्सिटी ने आपको वैसे ही वीज़ा दे दिया है, ये कौन-सी बड़ी बात है। तो आपकी इंटेंशन तो आगे आपने यूरोप में निकलना है। तो उसके बाद ऑफलोड हो गए, फिर वो कहते हैं जी हमने एजेंट को एंगेज किया हुआ था, फिर उसने ही सेटिंग की एफआईए वालों से और हमने 1.5 लाख पर हेड यानी कि दोनों ने 1.5 लाख 3 लाख दिया और वो जॉर्जिया फ्लाई आउट कर गए। तो इस तरह के प्रॉब्लम है कि रेट बढ़ा है कई जगह के ऊपर एफआईए और एफआईए कहती है कि जी हमने अपने करप्ट ऑफिशियल्स को जो है वो बिल्कुल इसको पेनलाइज किया है, ये चीजें हमारे नॉलेज में है। लेकिन प्रॉब्लम यही है कि मैं फिर वही बता रहा हूँ कि आपके पास जेन्युइन वीजा है, अब सारी डिस्क्रेशन उठा के फेंक दी है एफआईए की झोली में कि एफआईए ही डिसाइड करे कि ये बंदा वहां पे जिस काम के लिए जा रहा है ये वही करेगा या नहीं करेगा, ये मतलब जाके वहां पे भीख तो नहीं मांगना शुरू कर देगा। सऊदी अरेबिया का भी एक बड़ा इशू है कि वहां पे लोग चले जाते हैं और वहां पे भीख मांगते हैं। तो वो फिर यही बात है कि किसके मुंह पे लिखा है कि इसने जाके यानी कि वहां पे भीख जुल्करनैन साहब मांगनी आप है। ये कह तो रहे उसके हैं पास कि जेन्युइन है। मसला ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स के गलत होने का नहीं है, मसला ये है कि एफआईए अब ये फैसला करने की कोशिश करी है या एफआईए के ऑफिसर्स जो हैं वो ये फैसला करने की कोशिश कर रहे हैं कि जो मुसाफिर है वो जेन्युइन वीज़े पे जा रहा है, इन द सेंस कि वो उसको जो वीज़ा जिस चीज़ के लिए है उसी के लिए इस्तेमाल करेगा, या इस जेन्युइन वीज़े की मदद से कोई हाँ जी, आगे और गलत इसी वजह इमिग्रेशन से करेगा। जी, इसी वजह से हर फ्लाइट जो चाहे सऊदी अरेबिया जा रही है, यूएई जा रही है, बाकू जा रही है या इवन टर्की जा रही है, तो उसमें एक साइजेबल पैसेंजर्स को साइड पे कर दिया जाता है और उनकी एक तरह की डीब्रीफिंग शुरू हो जाती है। ये हमने एयरपोर्ट्स पे बिल्कुल विटनेस भी किया है और इसकी कंप्लेंट्स हैं और एफआईए इसमें एफआईए के पास भी कोई सॉलिड जवाब नहीं होता एट टाइम्स। एक एफआईए के ऑफिसर कह रहे थे कि जी हमने चेक कर लिया है इस साहब का कि ये जो यूनिवर्सिटी है वहां पे एग्जिस्ट नहीं कर रही जॉर्जिया में। मुझे नहीं समझ आई कि वो विद इन पासपोर्ट कंट्रोल से जब उस पैसेंजर को साइड पे किया एफआईए ने, तो विद इन नो टाइम आधे घंटे में 15 मिनट में उस यूनिवर्सिटी में रात के 2 बजे की फ्लाइट है, तो रात के 2 बजे वो यूनिवर्सिटी से किस तरह से कांटेक्ट हुआ और चेक कर लिया एफआईए ने कि ये यूनिवर्सिटी जो है वो जेन्युइन नहीं है और ये बस ऐसा ही मामला है। तो ये काफी सारे लूप होल्स हैं जो कि एफआईए को और इंटीरियर मिनिस्ट्री को। मोहसिन नकवी साहब इस हवाले से उनका क्लेम तो टॉल है, लेकिन मेरा ख्याल है कि काफी दोबारा से इसको देखना पड़ेगा सारे मामले को कि इसमें आपकी तरफ से एफआईए के वहां पे ऑनेस्ट ऑफिसर, सबसे पहले तो यही है कि इमिग्रेशन पे ऑनेस्ट ऑफिसर, अदरवाइज तो आपको पता है सबसे ज्यादा यही चीज रहती है हर एफआईए में, हर बंदा चाह रहा होता है कि मुझे एयरपोर्ट पे पोस्टिंग मिल जाए, क्योंकि वहां पे सही, आप समटाइम्स कुछ ना भी करें वहाँ तो आपको अपना आपकी हिस्सा मिल इनकम जाएगा। अच्छी हो जाती है। पूरी की पूरी शिफ्ट वाला मामला हाँ, होता है वहाँ पे। रियाज साहब आपने जुल्करनैन साहब ज़रा रियाज साहब को भी यहाँ गुफ्तगू में शामिल करें। रियाज साहब आपने जुल्करनैन साहब की बात सुनी कि इसमें एक तो मसला ये भी है कि एफआईए के पास भी कोई ख़ास जिसको कहते हैं ना पैरामीटर्स नहीं है कि उन्होंने किसको रोकना है किसको नहीं रोकना, वो भी वहाँ फैसला कर रहे हैं। मगर दूसरा ये भी खदशा मौजूद है कि कुछ जो ऑफिसर्स तैनात होंगे ऐसी पोजीशन पे वो इसका फ़ायदा उठा रहे होंगे। बिल्कुल, बिल्कुल आरफ़ा इसमें कोई शक नहीं है और ज़ुल्करनैन ने जो मिसालें दी वो बिल्कुल मेरे लिए हैरानकुन है, नाज़रीन के लिए शायद हों और जो मुतासिरीन हैं उनके लिए भी। मैं अपनी मिसाल आपको देता हूँ, हालाँकि मैं 2023 में अमेरिका अभी जा रहा था, तो मुझे याद है कि मैं अमेरिका की रियासत जो एरिज़ोना है, उसकी कैपिटल फ़ीनिक्स जाना था। तो जब मैंने अपना जो है वो दिखाया कि मेरे पास मैंने यहाँ जाना है, मैंने जो है वो बोर्डिंग एक किस्म का वो बनवा लिया था, ले लिया था, प्रिंट करवा लिया था। तो मुझे मुसलसल वो एक-दूसरे से बात करते रहे, चेक करते रहे कि ये फ़ीनिक्स कहाँ पे है और ये कहाँ कहता है ये कहाँ पे है? अब ये कौन-सा मुल्क है? तो मतलब जब हर चीज़ डॉक्यूमेंट पे लिखी हुई है और वहाँ उन्हें पता ही नहीं है कि ये कहाँ जा रहा है और ये फ़ीनिक्स कहाँ पे है, ये कैलगरी कहाँ पे है? बहुत से लोगों को ये भी नहीं पता कि कैलगरी और मतलब इस तरह की चीज़ें हैं। फिर मतलब बहुत
फनी किस्म की चीज़ें हैं और मतलब इनको पता ही नहीं है। तो 1-2 सही। चीज़ें बिल्कुल ये बात बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है समझने की है, कि ऑन स्पॉट डिसाइड होता है और मुझे आई एम सॉरी टू से दिस बहुत से शायद एफआईए के लोग नाराज़ भी हों लेकिन ये मुझे और कहने में कोई आर नहीं है कि जिस तरह आप आजकल जो सिक्योरिटी चेक पोस्ट पे रैंडमली लोगों को रोका जाता है, नेम प्लेट को देखते हुए या शक्ल-ओ-सूरत को देखते हुए, इसी तरह एफआईए वाले भी इस तरह लोगों को रोक रहे हैं, जहाँ पे देखा कि ज़रा मॉडर्न सी फैमिली है उनको जाने दिया, जहाँ पे देखा कि थोड़ा-सा दूर-दराज इलाके का है, चाहे वो बलूचिस्तान का है या पंजाब का या खैबर पख्तूनख्वा का, हुँ। उन्हें रोक के उनसे बहस करना और इस तरह की चीज़ें करना और जहाँ तक आपने पैसों की बात की, आई एम प्रिवी टू सम डेवलपमेंट्स जहाँ पे लोगों ने कहा कि आज जुमेरात के दिन हमें ऑफलोड किया गया, अगले दिन हमारा टिकट तो ज़ाया हो गया। हमारी साज़-बाज़ हुई, थोड़ी देर बाद बंदे ने घूम के आके हमें कहा कि ये मामला तो हो गया आपका सारा, तो अगर आप इतने-इतने रकम दे दें, तो हम आपका जो है वो अगर कल आप अपना टिकट कर सकते हैं, तो आप जो है वो कल चले जाएँ, तो हम आपको अलाउ कर देंगे। यही स्टाफ है, यही लोग हैं, वेल कोऑर्डिनेटेड किस्म का काम होता है। आप 50,000 से यानी कि 80,000 तक लोग दे रहे एयरपोर्ट हैं। पे राय साहब आप बेसिकली ये कह रहे हैं कि जब वो एयरपोर्ट पे खड़े हुए थे तो वहीं ये फैसला या उनको किसी ने अप्रोच किया और कहा बिल्कुल, कि बिल्कुल, आप बिल्कुल। पैसे दे देंगे तो कल आपको हम चढ़ने देंगे जहाज पे। बिल्कुल ऐसे ही है। और एयरपोर्ट की इसकी कोई प्रेमिसेस रोक में टोक नहीं है और इसके ऊपर कोई शिकायत भी नहीं गई इंटीरियर मिनिस्ट्री को या एफआईए को? देखिए शिकायत तो कहीं प्राइम मिनिस्टर ने बाकायदा तौर पे इस पे कंसर्न भी शो किया, फिर एक कमेटी भी बनी, बाकायदा इस तौर पे इसको देखा गया और अब तो इतनी ज़्यादा शिकायत आ रही हैं कि आज स्टैंडिंग कमेटी थी रिलीजियस अफेयर्स मिनिस्ट्री की और शगुफ्ता जुमानी उसकी एक्टिंग जो है वो चेयर थी। उन्होंने कहा कि मतलब उम्रे पे जाने वाले लोगों को 8-8 से 10-10 घंटे तक जो है वो एहराम की जो है वो शक्ल में रोका जाता है। तो मतलब इसकी क्या तुक है और लोगों के पास डॉक्यूमेंट्स पूरे हैं, सब कुछ पूरा है, ट्रैवल हिस्ट्री उनकी ठीक है। तो जिस पे ज़ाहिर है सेक्रेटरी साहब और दूसरे लोगों के पास जो मिनिस्ट्री के थे, उनके पास कोई खातिर-ख़्वाह जवाब नहीं था। उन्होंने कहा जी जिन लोगों ने आपको शिकायत की है, जो लोग जो मुतासरीन हैं, आप हमें उनके नाम दे दें, हम आपको बता देंगे उनको जो है वो किन वजह से रोका गया है और वो क्या मसला है। तो ये मतलब अगेन लॉजिकल कुछ भी नहीं है। अंदाज़ों पे लोगों को रोका जा रहा है, कोई स्टाइल बुक नहीं है, कोई जो स्टाइल गाइड नहीं है, उनके पास कोई एसओपीज़ नहीं है कि किन-किन जो जो आपके पास रेड मार्क्स होंगे, उस पे रोका जाना है, किस पे नहीं रोका जाना। बस जिसकी मर्ज़ी जिस तरह रोक लिया, अप्रोच करने की आपने बात की, थोड़ा-सा साइड पे ले जाके जहाँ पे कैमरे की विसिनिटी ना हो, तो वहाँ पे उसे जो है वो बताया जाता है कि जनाब इस तरह है। कहीं जगह पे जहाँ पे ट्रॉलीज़ जो है वो लोग लेके जाते हैं या छोड़ के जाते हैं या कलेक्ट करते हैं, वहाँ पे भी अप्रोच किया जाता है। जो कन्वेयर बेल्ट होती है, वहाँ पे अप्रोच किया जाता है। वहाँ उस साइड पे शायद उस साइड पे बहुत ज़्यादा कैमरों की विज़िबिलिटी और वो चीज़ें नहीं होती। और उसके अलावा जो बाहर की साइड है, वहाँ पे सही। भी होता है। तो अनफॉर्चुनेटली और बड़ा यहाँ पे मैं ब्लेटेंटली एक हो चीज़ रहा अगर है। ऐड कर ज़ाहिर है सारे नहीं कर रहे, हम ये नहीं कह रहे, लेकिन बड़ा ब्लेटेंटली हो रहा है, उसकी वजह ये है कि ठीक रश है। बहुत ज़्यादा है, लोग निकलना चाहते हैं, तो उन बेचारों के पास और कोई रास्ता नहीं है। सही मैं आपको सिर्फ जुल्करनैन लास्ट साहब 2 भी फिगर्स कुछ कहना बताऊँ। चाह रहे हैं रियाज साहब और मेरे पास वक्त जरा कम रह गया तो अगर आप जी। इजाजत जी जुल्करनैन साहब वेरी क्विकली आई रन आउट ऑफ टाइम हियर। जी, मैं मोहसिन नकवी साहब का एक क्लिप वायरल हुआ था जिसमें वो कह रहे थे कि एक साहब को मैंने रोका एयरपोर्ट पे, पूछा उनसे कि तुम जा रहे हो इस कंट्री में और तुम्हारे पास ड्राइवर का वीज़ा और तुम्हें गाड़ी नहीं चलानी आती। उससे पूछा ड्राइविंग कहते नहीं आते। वर्क परमिट उसने लिया है, आपको पता है वर्क परमिट अमूमन पैसे देके एजेंट से लोग लेते हैं और वीज़ा लगता है वहाँ पे। ये भी एक पूरा डिबेटेबल चीज़ है कि अगर वो जा रहा है वहाँ पे, अगर उसको ड्राइविंग नहीं आती, उसने जाके वहाँ पे मज़दूरी करनी है फॉर एग्ज़ाम्पल या होटल में रेस्टोरेंट में किसी में काम करना है, तो हुँ। ज़र मुबादला कमा के उसने पाकिस्तानी भेजना है ना, तो इसमें प्रॉब्लम क्या है इतना बिग डील क्या है? मेन चीज़ ये है कि उसके पास वर्क परमिट है, जेन्युइन है, ट्रैवल डॉक्यूमेंट आप रोक नहीं सकते, वहाँ पे जाके वो ड्राइवरी करे या कुछ और करे, इसमें क्या प्रॉब्लम होना चाहिए? बहुत बिल्कुल ठीक। ब्रिडल्ड किस्म की जो है जुल्करनैन पावर साहब जो सॉरी सुप्रीम को दी हुई है वक्त इस जरा मामले कम से। है और रियाज साहब भी कुछ कहना चाह रहे हैं दर्जी रियाज साहब वेरी क्विकली 30 सेकेंड्स और सो सर। अब बिल्कुल मैं ज़ुल्करनैन को बैक करूँगा। ये मिसाल बड़ी मज़े का ख़ेज़ किस्म की है कि एक बंदा कहता है कि मैं वर्क वीज़े पे जा रहा हूँ, कहते हैं क्या करने जा रहे हैं? मैं वहाँ ड्राइविंग करूँगा। ये अक्सर क्या होता है दुबई या सऊदी अरब जाते हैं, वहाँ के ड्राइविंग स्कूल्स में हिस्सा लेते हैं, उसके बाद वहाँ की जो ड्राइविंग लाइसेंस मिलता है उनको, वो ज़्यादा सर्टिफ़ाइड होता है बनिस्बत पाकिस्तान का या पाकिस्तान का इंटरनेशनल मिले। तो ये बड़ी मज़े का ख़ेज़ है कि आप किसी को रोक रहे हैं कि जी आपको तो गाड़ी चलाना नहीं आती। तो ये बिल्कुल लीगल होता है, इसमें कोई मसला नहीं है, सिर्फ़ जो है ना ट्विटर और उसके लिए जो है वो सोशल मीडिया के लिए किया गया था, जो बड़ी मज़े का ख़ेज़ बात है। जी। बहुत बहुत शुक्रिया हम मेहमानों का उन्होंने हमारे लिए वक्त निकाला। नाज़रीन यहाँ पे लेंगे एक छोटी सी ब्रेक और जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो हम बात करेंगे जो इस्लामाबाद में बाइक्स पर टैग्स लगाए जा रहे हैं।
वेलकम बैक नाज़रीन। प्रोग्राम के इस हिस्से में हम जिक्र करेंगे इस्लामाबाद का और एम टैग का। एम टैग का नाम तो आप सबने ही सुना होगा। जो भी मोटरवे पे सफ़र करते हैं वो तो काफ़ी अरसे से ज़्यादातर जो गाड़ियाँ हैं वो एम टैग का इस्तेमाल करती हैं। क्यूज़ छोटे हो जाते हैं जब आपने टोल पे करना होता है, गुज़रना आसान हो जाता है। मगर पिछले दिनों में हुकूमत ने किसी वजह से ये फ़ैसला किया कि इस्लामाबाद में जितनी भी गाड़ियाँ हैं वो भी अब एम टैग उन पे लगेगा। बताया गया कि इसका एक तो ऑब्वियसली जो वक्त का ज़िया है वो बचेगा, मगर साथ साथ ये कोई सिक्योरिटी की भी वजह थी। तो फिर हमने ये भी देखा कि शहर में लंबी लंबी कतारें लगी हुई थी। सब गाड़ियाँ जो हैं जिनको सफ़र की शायद इतनी ज़रूरत भी नहीं है जिन लोगों को, वो भी अपनी गाड़ियों पे एम टैग लगवा रहे थे। वो अभी मरहला मुकम्मल हुआ कि नहीं ये कहना तो बहुत मुश्किल है कि हुकूमत ने ये फ़ैसला कर दिया कि अब मोटर बाइक्स पर भी एम टैग लगेगा। ये जब ऐलान हुआ तो उसके बाद हुकूमत ने हमें या लोकल इंतज़ामिया ने बताया कि 13 जो ऐसे पॉइंट्स हैं वहाँ मोटरसाइकिल्स वाले जो हैं वो जाएं और एम टैग लगाएं। उन्होंने ये भी कहा कि 5 मिनट में लग जाएगा। मगर जब ये मरहला शुरू हुआ तो शहरियों की कतारें वहाँ नज़र आईं और हर कोई शिकायत करता हुआ नज़र आ रहा था कि बहुत दिक्कत हो रही है, बहुत वक्त लग रहा है, रोज़ा लोगों ने रखा हुआ है और वो लंबी सी कतार में खड़े हैं एम टैग लगवाने के लिए। मगर साथ साथ और ये हमने साउंड बाइट्स में भी आपको सुनाया, मगर सवाल ये पैदा होता है कि ये मोटर बाइक्स के ऊपर एम टैग लगाने का मकसद क्या है। और जैसे कि कुछ लोगों ने ये भी शिकायत की कि अगर ये एम टैग बाइक से चोरी हो जाएगा तो फिर क्या होगा, क्या दोबारा पैसे देने पड़ेंगे? क्योंकि एम टैग जिस तरह मोटर बाइक्स पर लगाया जा रहा है काफ़ी आसान है उसका चोरी होना। इस हवाले से गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं महविश फ़खर, सहाफ़ी हैं, हमारी कॉलीग भी रही हैं और आज ये बहुत वायरल हुई हैं क्योंकि इनके पास भी एक मोटर बाइक है और उसके ऊपर ये एम टैग लगवा के आई हैं। और हमारे साथ मौजूद हैं ताहिर नसीर साहब, सहाफ़ी हैं, डॉन न्यूज़ से वाबस्ता हैं, हमारे कॉलीग हैं। वेलकम टू द शो बोथ ऑफ यू। तो महविश साहिबा, आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। तो मैं ये तो नहीं पूछूंगी हाउ डज़ इट फील, आपकी आप क्या महसूस कर रही हैं, क्योंकि आज तो आप बहुत वायरल हुई, पर ये बताएं कि ये तजुर्बा कैसा रहा और जो आप शिकायत कर रही थी वो क्या क्या शिकायत है आपको? मैम, पहले मैं अपनी मेन शिकायत की तरफ तो आऊँ, लेकिन एक चीज़ जो मैंने नोट की एम टैग लगवाते हुए खवातीन नहीं पहले जरा अच्छा ठीक है, हाँ, मैं हाँ, वो ये बताना चाह रही हूँ कि जब मैं एम टैग लगवाने गई मुझे वहाँ पे खवातीन की कोई लाइन नजर नहीं आई। अच्छा, वो आपको मर्दों के साथ ही लग के लाइन में लगाना पड़ेगा। वो मुझे सी, अब मैं तो लाउड हूँ थोड़ी, तो मैंने शोर मचा दिया कि भाई खवातीन की लाइन कहाँ है, तो मर्दों ने कहा कि मैडम आप पहले चली जाएं, शोर ना मचाएं। हाँ, शोर ना मचाएं, आप पहले चली जाएं। दूसरी मैं वही बात जो आप बात मगर उनको ये ख्याल नहीं आया कि वो खवातीन के लिए कोई और लाइन या बंदोबस्त करें? बिल्कुल भी नहीं। एक बंदा बैठा हुआ था, एक कंप्यूटर रख के, लैपटॉप रख के, जो आपको स्कैन करके एम टैग दे रहा था। ठीक है। दूसरा जो बात है वो चोरी होने की, वो मुझे भी कंसर्न है। आपने डबल टेप लगा के उसको किया हुआ है, वो नहीं तो एम टैग क्या है? कागज का एक टुकड़ा है और उन्होंने आपकी बाइक के सामने लगा दिया है। नहीं, वो कागज का नहीं है, बेसिकली वो प्लास्टिक की एक थोड़ी लंबी सी शीट कह लें कि जो आपके मीटर के साइज की होती है वो है, और उसके नीचे डबल टेप लगाई हुई है। अच्छा। बच्चा खेलते हुए भी उतार सकता है उसको। अच्छा, इट्स दैट फ्लिमजी। एग्जैक्टली। और उसको अगर कोई लेके चला गया, मेरा ये पॉइंट है कि मैं रात को जाके बाइक खड़ा करती हूँ या मैं ऑफिस में खड़ी करती हूँ। दूसरा, गर्मियाँ हैं, आपकी धूप ज्यादा होगी तो वो पिघल जाएगा, फिर बारिश ज़्यादा होगी, तीसरी दफ़ा बारिश के बाद मेरा एम टैग गिर जाएगा, और अगर कोई उठा के चला जाता है और मैं रियलाइज़ नहीं करती अगले दिन तक और वारदात हो जाती है, तो हु विल बी रिस्पॉन्सिबल? मुझे ये भी नहीं आइडिया। फिर दूसरी बात, मैंने इसके अंदर नहीं, वारदात कैसे होगी उसके साथ? मेरा एम टैग कोई निकाल के अपने बाइक पे लगा के चला जाए और वहां पे कोई भी हादसा हो जाए और मेरा स्कैन हो जाए कि जी एम टैग तो ये था, क्योंकि स्कैनर एम टैग के लगे में, उन्होंने नंबर प्लेट तो देखना मुनासिब नहीं समझी, और वो वारदात हो जाती है और वो मुझे पकड़ेंगे कि जी ये एम टैग आपका था, आप कहाँ थी, तो मैं कैसे जवाब दूंगी उस ये आपने उस साहब से पूछा जो वहाँ लैपटॉप लेके बैठे हुए थे? वो तो कहते हैं इस तरह के सवालात आप बड़े साहब से पूछें। बड़े साहब अब कौन है? बड़े साहब आपके डीसी हैं या फिर आपके एक्साइज के जो डीजी वगैरह होंगे जो इस चीज को तो देख रहे यानी कि हमें वो बता रहे हैं कि ये आपकी सिक्योरिटी के लिए है, मगर आपको खतरा ये है कि आप तो ज्यादा इनसिक्योर हो गई मैं, कि मेरी वजह से कुछ हो जाए। फिर लोग, अब आपने जैसे जिक्र किया कि वायरल होगी, तो उसके अंदर लोगों ने आके नीचे कमेंट किए कि भाई हमारा किस्तों का बाइक है, हम लोगों को जो जहां सॉरी महविश, मैं आपकी बात यहाँ महविश साहिबा काट रही हूँ, मैं जरा ताहिर साहब को गुफ्तगू में शामिल करूँ। ताहिर साहब, ये क्या, इसका मकसद क्या है? इससे कैसे सिक्योरिटी फराहम होगी?
मुझे ये समझ नहीं आ रहा क्या हर जगह जो हमारे शहर में कैमरेज लगे हुए हैं वो महवेश साहिबा या कोई और जब वहाँ से अपनी मोटर बाइक पे गुजरेगा तो वो क्या फ़ौरन उनको पता चल जाएगा कि ये महवेश साहिबा गुजर रही हैं? क्या इतने ये इफेक्टिव एम टैग्स हैं? देखिए, इसमें ना थोड़ी सी कंट्राडिक्शन ये है कि इस्लामाबाद को तो कहा यह जाता है कि बहुत पुरअमन शहर है और सिक्योरिटी के लिहाज से हाई सिक्योरिटी जोन को भी कहा जाता है, लेकिन यहाँ पे तरजीहात थोड़ी सी डिफरेंट है। आप जब इस्लामाबाद में किसी भी जगह से दाखिल होते हैं तो सबसे पहले आपको चेक पोस्ट नज़र आती है। चेक पोस्ट से आप गुजरते हैं, फिर आगे आपको डॉल्फिन वाले मिल जाते हैं, गश्त का निज़ाम मिल जाता है। इस्लामाबाद में जब रिसेंटली तरलाई कला में खतीजतुल कुबरा इमाम बारगाह में खुदकश धमाका हुआ तो इस्लामाबाद की इंतज़ामिया ने कहा जी जो बाइक राइडर्स हैं वो इस्लामाबाद ऐप में हमारे पास रजिस्टर्ड होंगे। रजिस्टर्ड होने के बाद जो पैसेंजर उनके साथ बैठा होगा उसकी तमाम डिटेल वो उस डेटे में शेयर करेंगे। अच्छा, ये तकरीबन एक हफ्ता एक कंपेन चली, कोई 400-500 बाइक रजिस्टर्ड हुए। फिर उन्होंने सोचा नहीं ये इसमें कोई लैप्स है। फिर उन्होंने कहा जी हमने मोटरसाइकिलों पे एम टैग लगवाने हैं। लगवाया इस वजह से जा रहा है, इससे पहले इन्होंने कंपेन चलाई, इन्होंने कहा जी कि जो गाड़ी इस्लामाबाद में दाखिल होगी वो एम टैग की उसकी रजिस्ट्रेशन मस्ट होगी। इस्लामाबाद रिकॉर्ड के मुताबिक 15 लाख गाड़ी रजिस्टर्ड है। इस्लामाबाद एक्साइज के रिकॉर्ड के मुताबिक सिर्फ 3 लाख गाड़ियों के ऊपर एम टैग लगे, 12 लाख गाड़ियां अभी भी बगैर एम टैग के इस्लामाबाद में चल रही हैं। और उस वक्त दावा ये किया गया जी कि हम गाड़ियों को कन्फिस्केट करेंगे, हम फाइन्स करेंगे और जब तक एम टैग नहीं लगाया जाएगा तो हम गाड़ी को एंटर होने की परमिशन नहीं देंगे। वो प्लान इनका ख़त्म हो गया। फिर उन्होंने कहा जी क्योंकि पाकिस्तान में ना कानून सिर्फ गरीब के ऊपर चलता है। अब जो बाइकिया राइडर है, जो मुलाजम पेशा लोग हैं, जो अपना बाइक यूज़ करते हैं, उनको कहा गया जी आप एम टैग लगवाएं। दावा ये किया जा रहा है डीसी इस्लामाबाद की जानिब से कि हमने 12 मकामात के ऊपर एम टैग के बूथ्स लगाए हुए हैं। 3-3 बूथ हैं, लेकिन सितम ज़रीफ़ी ये है कि रोज़े रख कर 6-6 घंटे लोग वेट करते हैं। जब उनका नंबर आता है तो आगे से जवाब मिलता है जी सॉरी लिंक डाउन हो गया, अब कल आइएगा। फिर 3 बूथ और सिर्फ एक ऑपरेटर बिठाया हुआ है। और आप 3 बूथ क्या मतलब सर? जहाँ पे मैंने लगवाया वहाँ पे सिर्फ एक बूथ था। अच्छा, मतलब कि एक बूथ एक है लेकिन उसके अंदर 3 ऑपरेटर बैठे। वो कह रही है सिर्फ एक। अच्छा, आपने यहाँ पे बेसिकली कुछ मकामात के ऊपर ना 3 बूथ बनाए गए हैं, ऑपरेटर एक है। अब इशू ये कह रहे हैं कि जी इससे सिक्योरिटी टाइट होगी। कैसे सिक्योरिटी टाइट होगी? सेफ सिटी कैमरे आपके ऑपरेशनल, नाके आपके ऑपरेशनल। अगर इसी से कंपैरिजन आप करें रावलपिंडी को, तो रावलपिंडी कंजस्टेड इलाका है, होना तो ये काम वहाँ पे चाहिए था ना, क्योंकि वहाँ तंग तारीख गलियाँ हैं, वहाँ पे कैमरे भी उस तरह नहीं लगे, वहाँ पे वारदात भी होती है। लेकिन पिंडी पुलिस की तरजीहात थोड़ी सी डिफरेंट है। वो लोग क्रिमिनल्स को नकेल डालते हैं, यहाँ पे तरजीहात यह है कि भाई अर्निंग कहाँ से आएगी। आप देख लें कि रोज़ाना की बुनियाद पर आप 12 मकामात हैं, वहाँ पे कहीं किसी जगह पे 9 से 5 का टाइम दिया हुआ है, किसी जगह पे 9 से 9। लेकिन अगर आपका चलान ई चलान सिस्टम हो सकता है, आपका ई स्टाम्प पेपर हो सकता है, तो वाई आपका एम टैग ई सिस्टम में क्यों नहीं लाया जा रहा? क्या वजह ऑनलाइन सिस्टम? नहीं, वो तो बिल्कुल ठीक है, बट माय पॉइंट स्टिल इज कि इससे होगा क्या, इससे मकसद क्या है सिवाय ये जो आपने जैसे कहा कि पैसे ऑफ कोर्स हुकूमत के लिए इकट्ठे हो। जी नाजरीन, यहाँ पे लेते हैं हम एक छोटी सी ब्रेक। वेलकम बैक नाजरीन। आपका जो क्लिप था उसके नीचे लोगों ने अपने क्या उसमें लोगों ने ये कहा हुआ था कि जी मैंने बाइक किस्तों पे ली हुई है और मुझे जो जिससे मैंने किस्तों पे ली है जब तक मेरी किस्तें पूरी नहीं होंगी मुझे डॉक्यूमेंट्स नहीं मिलेंगे, और जो नंबर लगा हुआ है वो उसके नाम पे है, मैं एम टैग कैसे लगवाऊं? फिर उसके अंदर लोगों ने ये कहा कि जी मेरे भाई का बाइक है, उसके नाम पे है, वो बाहर बैठा हुआ है, मैं लेके जाता हूँ तो कहते हैं जो मालिक है वो लेके आए। मैं ये जो इन्होंने बात की है ना, हमारे एक्साइज में नंबर होते हैं, हमारा सिक्योरिटी जो ये जो सेफ सिटी की बात कर रहे थे, स्कैन करते हैं नंबर तो हमारा एक्साइज का डाटा आता है। तो आपने एम टैग को बाइक्स के लिए कर लें, चलें गाड़ियों का आपने वो किया क्योंकि टोल प्लाजा पे जाना है और आपने पैसे काटने हैं, बाइक के तो आपने पैसे नहीं काटने। आप एक्साइज में कहें हमें 250 एक्स्ट्रा जमा करा दें, नंबर प्लेट के साथ हम एम टैग को मर्ज कर देते हैं। सिर्फ एक नंबर एक्स्ट्रा मिला है एम टैग का, मेरा बाइक का चेसिस नंबर वही है, इंजन नंबर वही मेंशन है, मेरा शनाख्ती कार्ड वही मेंशन है, मेरा मोबाइल नंबर वही मेंशन है। एक एक्स्ट्रा नंबर के लिए मुझे एक एक्स्ट्रा चिप क्यों लगानी पड़ रही है? नहीं, बट मेरा एक अभी भी सवाल यह रहता है कि देखें एम टैग जो है जो गाड़ियों के लिए होता है वो एक मखसूस जगह पे इस्तेमाल होता है। वो ये है कि आप जब मोटरवे पे चढ़ रहे हैं तो आपके पैसे उसमें जमा हैं, आप वहाँ से गुजरते हैं, स्कैनर से वो आपके पैसे काट लेता है।
अब जो मेवेश साहिबा हैं वो मोटर बाइक पे फिर रही हैं ब्लू एरिया में, वहाँ कौन सा स्कैनर लगा है कि अगर सपोज ये किसी के दफ्तर पे गंदे अंडे मार के चली जाती हैं? मैं मेवेश साहिबा आपकी, मुझे लग रहा है कि आप ऐसी हरकत अभी तक तो नहीं की, लेकिन मगर कोई पता नहीं, आप देखें ना, आपने खुद ही कहा कि मैं शोर बड़ा मचा दूं। अगर ये सपोज वहाँ किसी दफ्तर पे गंदे अंडे मार के चली जाती हैं, वहाँ कौन सा स्कैनर है जो दूसरे दिन बताएगा कि वो मेवेश साहिबा की बाइक थी जिसपे कोई राइडर बैठा हुआ था जिसने अंडे मारे? अच्छा, उस पे ये ना जो इस्लामाबाद के मेन एंट्री पॉइंट्स हैं वहाँ पे रीडेबल स्कैनर्स लगाए गए हैं। आपकी जब गाड़ी गुजरती है ना तो वहाँ पे आप इस दफ़ा वहाँ पे 2 कैमरे लगे हैं। एक कैमरा डायरेक्ट आपके चेहरे पे आता है और एक कैमरा आपके जो एम टैग जहाँ पे लगा होता है वहाँ पे आता है। लेकिन यहाँ पे फिर बात वो तो गाड़ी के एम गाड़ी टैग के पे लिए होगा ना। अब तो ये वही कैमरा आप फिक्स करके बाइक की नंबर प्लेट पे क्यों नहीं सेट कर नहीं, सकते? वो आप QR कोड देखें, इस पे करना तो ये चाहिए था। अगर इस्लामाबाद को उन्होंने सिक्योर बनाना है, आप एम टैग की बजाय आप अपनी जो नंबर प्लेट है वहाँ पे QR कोड क्यों नहीं मेंशन कर देते कि जो देखें नहीं, तमाम। वो तो ठीक है ना सर, बट बात तो वहीं आ गई कि ये तो सिर्फ आप समझ रहे हैं कि शहर में कोई बाहर से आएगा, वो बाइक लाएगा और अगर उसके ऊपर एम टैग नहीं होगा तो हम पकड़ लेंगे। मगर इसके अंदर एक इसके और अलावा अगर कोई शहर में ही है और कोई मेवेश साहिबा की जैसे उनका बाइक चोरी कर लेता है या कोई मेवेश tag साहिबा बता किसी को गंदा अंडा मारती हैं तो फिर तो बस उसमें से उसमें तो पैसे लगेंगे मैम। आपके पैसे, मैं वैसे कह रही हूँ ना, अगर आप, मेरे कहने का मकसद ये है कि सिवाय ये कि आप अगर शहर में दाखिल नहीं होती और अगर आप शहर में ही रह रही हैं या कोई अगर बाहर से आके और वो बाइक का बंदोबस्त शहर में ही कर लेता है तो फिर उससे कैसे पता चलेगा कि सिक्योरिटी कैसे बेहतर इसमें एक और भी जो कुछ कंसर्न्स है ना जो सिटीजन्स के, कि इतना ज़्यादा डाटा आप कंपाइल कर रहे हैं, वो डाटा अगर ब्रीच हो जाता है रिस्पॉन्सिबल कौन होगा? ये भी एक बहुत अहम पॉइंट है कि भाई आप कैसे सिक्योर करेंगे? आप एम टैग लगा रहे हैं, बात फिर वहीं पे आ जाती है, सिक्योरिटी तो नहीं होगी, अलबत्ता रेवेन्यू खासा जनरेट कर लेंगे इससे कोई एम मैं टैग वही बात कर रही हूँ इसमें, सॉरी मैं आपकी बात कर रही हूँ। ओरिजिनल नंबर प्लेट अगर हम एक्साइज के साथ एम टैग को मर्ज कर देते हैं तो हर बंदा ओरिजिनल नंबर प्लेट के साथ जाएगा। स्कैनर लगा, वो बार कोड लगा दें उसको स्कैन करने के लिए। यहाँ पे इन्होंने ये अलाउ कर दिया है कि एज लॉन्ग एज आपके पास लोहे की प्लेट लगी हुई हो, आप कॉपी बना के चला सकते हैं जस्ट बिकॉज कि आपने एम टैग इम्पोज कराना है। तो आप ये क्यों नहीं कर रहे कि आप बजाय इसके मुझ जैसे बंदे को या जो दूसरी नंबर प्लेट लगा रहे हैं आप कहें ओरिजिनल नंबर प्लेट लाजमी है। इस तरीके से आपकी सिक्योरिटी भी फाइनल सेट रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे 2 मेहमानों का, उन्होंने हमारे लिए काला। नाजरीन आज के लिए इतना ही। वील बी बैक ऑन मंडे नाउ।